ठंड में गरीब दर्जी की बेटी। वो गरीब दर्जी आंखें गड़ाए हुए सिलाई मशीन पर बैठी लोगों के कपड़े सिल रही थी कि अचानक से उसके हाथ रुक जाते हैं। लाख लोगों के कपड़े सिलकर भी अब तक घर का किराया नहीं जुड़ा और मकान मालिक ने मुझे कल तक की मोहलत दी है। क्यों भगवान, मेरी किस्मत पर अपनी कलम चलाकर मुझे गरीब बनाकर क्या मिला? अब बस कल इस लाचार माँ की लाज रखना। जैसे तैसे रात गुजरती है कि सवेरे की किरण छटते ही मनचंद जोर जोर से दरवाजा पीटकर बोलता है, दामिनी, अरे ओ दामिनी, दामिनी, अरे दरवाजा खोलो। अरे मंचन जी, आप यहाँ? अरे क्यों, क्या अब मेरी ही जमीन पर कदम रखने के लिए मुझे मलकियत मांगनी पड़ेगी? जल्दी से मकान का पैसा दे। इस बार मैं तेरी बहानेबाजी में आकर तुझे बख्शने वाला नहीं हूँ। मंचन जी, मुझे थोड़े से वक्त की मोहलत दे दीजिए। मेरे पति काम करने परदेश गए हैं, उनके आते ही मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ये सुनकर मनचंद जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या कहा? तेरा पति परदेश गया है? अरे अपने दर्जी की दुनिया से बाहर निकल। परसों तेरे पियक्कड़ पति की लाश चौराहे पर पड़ी थी, और इतना ही नहीं, लाश को लावारिस जानकर नगर पालिका के लोग उसी दिन उसे उठा के ले गए, और अब तुम दोनों माँ बेटी भी चलती बनो यहाँ से। मंचन जी, मुझ गरीब पर ऐसा गजब मत करिए। मुझे और मेरी बेटी को बेघर मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगी? अरे कहीं भी जाकर मरो, मुझे उससे क्या करना है। उस दिन गरीब दर्जी दामिनी के सर पर जैसे दोहरे दुखों का पहाड़ आ गिरा था। वो खुद को संभालते हुए सिलाई मशीन और कुछ जरूरत का सामान लेकर निकल पड़ती है, लेकिन बगैर पैसों के उन्हें पनाह देता भी तो कौन। चलते चलते वो एक पाइपलाइन के पास आकर पहुंच जाती है। माँ, हम यहाँ क्यों रुक गए? रानी बेटी, इस वक्त तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, इसलिए अब यही हमारा घर है। रानी सिर्फ 10 साल की ही थी, मगर उसके अंदर दुनियादारी की बड़ी समझ थी। अब दोनों माँ बेटी ने बड़े से पाइपलाइन के अंदर ही अपना बसेरा बना लिया। दिन बदलते गए और सर्दियां शुरू हो गई। माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। हम ये ठंड का मौसम इस पाइपलाइन में कैसे काटेंगे? तू चिंता मत कर रानी बिटिया, मैं कुछ करती हूँ। अपनी बेटी को दिलासा देते हुए वो दर्जी माँ लोगों के घर का दरवाजा खटखटा कर लोगों को कपड़े सिलने की बात बताती है, मगर उसका बिगड़ा हुआ होलिया देखकर सभी उस गरीब दर्जी को दुत्कार देते हैं। हर जगह देख लिया, कोई भी मुझसे कपड़े नहीं सिलवाना चाहता। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बगैर पैसे के मैं मेरी बेटी के खातिर स्वेटर कैसे खरीदूंगी? दामिनी खुद में बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ ही रही होती है कि उसके कदम एक रईस घर के आगे रुक जाते हैं। शायद यहाँ बात बन जाएगी। बहन जी, दरवाजा खोलिए। एकाएक झटके से दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी मंजुला झझकते हुए कहती है, कौन हो तुम? क्यों दरवाजा खटखटा रही हो? माफी चाहती हूँ बहन जी, मैं एक गरीब दर्जी हूँ। पैसे की तंगी के चलते मेरा घर छिन गया, जिस मारे मैं और मेरी बेटी बेघर हो गए हैं। यहाँ पास ही के पाइपलाइन में रहती हूँ। अगर आपको कपड़े सिलवाने हो तो मुझे बताना। अरे बाजार में टेलर की कमी पड़ गई है क्या, जो मैं तुझ जैसी गरीब दर्जी को अपने कपड़े सिलने को दूंगी? चल भाग यहाँ से, पता नहीं चले आते हैं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर। इस तरह मंजुला बेरुखी दिखाकर गरीब दर्जी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। दामिनी सारे रास्ते सोचते हुए पाइपलाइन में पहुंचती है। गुजरते दिनों के साथ ठंड का मौसम बड़ी बर्फबारी में बदल जाता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, सुनो सुनो सुनो, बढ़ते बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं। साथ ही बाजार के सभी रास्ते भी बर्फबारी से बंद हो गए हैं। अपने घरों में ही बने रहें। सरकार का ऐसा ऐलान सुनकर मंजुला माथे पर हाथ धरकर कहती है, हायरी मोरी मैया, शादी का दिन इतना पास आ गया है, अब तक तो मेरी बेटी लीला का लहंगा भी नहीं सिला है। माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि समय से लहंगा सिलवा लो। मेरी शादी में सिर्फ 1 सप्ताह बचा है और सब कुछ अगले 1 महीने तक बंद है। अब क्या पहनूंगी मैं? मंजुला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी आंखों पर उस गरीब दर्जी की छवि उभर आती है और वो कपड़ा लिए उस पाइपलाइन के पास आती है, जहां दोनों माँ बेटी ठंड से ठिठुर रही थी। तभी दामिनी बाहर आती है। अरे बहन जी, आप
हाँ, वो बर्फबारी के कारण बाजार बंद हो गया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरी बेटी का लहंगा सिल। अगर मेरे दिए समय तक तूने ये लहंगा सी दिया तो बदले में मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगी। याद रहे, ये लहंगे का कपड़ा बहुत कीमती है, इसीलिए कोई भी भूल चूक मत करना, वरना खामियाजा तुम्हें भरना होगा। दामिनी को अपने हाथों की सिलाई पर आंखें बंद करके भरोसा था, इसलिए 30,000 की रकम सुनकर उसकी आंखों में ठंड को मात देने की आस छिटक पड़ती है। वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिक्र मत कीजिए बहन जी, मैं ये लहंगा सिलूंगी। मंजुला वहां से चली जाती है और नन्ही सी रानी बोलती है, देखो माँ, भगवान ने जहाँ सभी के लिए सारे रास्ते इसलिए बंद कर दिए ताकि मेरी दर्जी माँ को कपड़े सिलने का मौका मिल सके। तू बिल्कुल सही कहती है रानी बेटी, मुझे आज से ही काम शुरू करना होगा। माँ, आप सिर्फ अपना लहंगा सिलो, खाना आपकी बेटी बना लेगी। रानी के शरीर पर सिर्फ एक कोरा कपड़ा था जिसमें ठंड उसके शरीर को आर पार कर रही थी। वो जल्दी से लकड़ियां चुनकर लाती है और चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। वो जलता चूल्हा ठंड में गरीब रानी के शरीर को कुछ पल के लिए ही सही मगर गर्माहट दे रहा था। कुछ देर बाद, माँ देखो, कितनी देर रात हो गई है, खाना खा लो। रानी बेटी तू सो जा, मुझे आज रात भर में लहंगे का ब्लाउज बनाना है, क्योंकि लहंगे की बनावट में ज्यादा समय जाएगा। वो मजबूर दर्जी माँ अपनी भूख प्यास मारकर अपनी मेहनत में इस कदर मगन थी कि उसे सर्दी के सिहरते अपने रोए तक नहीं दिख रहे थे। रानी जल्दी से खाना लेकर अपनी माँ का हाथ रोकते हुए खाना खिलाने लगती है। पहले कुछ खा लो माँ, खाओगी नहीं तो काम कैसे करोगी? ये सुनकर दामिनी की आंखों में ठहरे हुए आंसू फूट पड़ते हैं और वो फपक फपक कर रोते हुए बोलती है, भगवान मुझ गरीब माँ को कैसा दिन दिखा रहा है। जिस उम्र में तेरे हाथों में कलम होना चाहिए, उस उम्र में तेरे कच्चे कंधों पर चूल्हा चौका संभालने का बोझ आ गया है। माँ, तुम खुद को दोष क्यों देती हो? मुझे अच्छा जीवन देने के लिए जब मेरी दर्जी माँ ठंड को भूलकर भूखे प्यासे मेहनत कर रही है, तो मैं इतना भी नहीं कर सकती? फिर दोनों माँ बेटी खाना खाने लगती है। थाली में सिर्फ प्याज और कुछ रोटियां थी, लेकिन कहते हैं ना कि भूख में तो रूखा सूखा भी अमृत का स्वाद देता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, साथ ही सर्दी का कहर बढ़ रहा था। मगर गरीबी में मजबूर माँ बेटी के पास सर्दी का कहर काटने के सिवा कोई चारा नहीं था। दामिनी बिना रुके लहंगा सिलने में व्यस्त थी। उस गरीब दर्जी माँ की कई दिनों की बड़ी मेहनत ने गहरा रंग दिखाया। मंजुला ने जब अपनी बेटी का सिला लहंगा देखा तो वो बड़ाई करने लगी, अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा सिला है तुमने, इतना अच्छा बनावट दिया है तुमने ब्लाउज में, और लहंगा भी कितना लाजवाब सिला है। सच कहा है कहने वाले ने कि भगवान जिसे गरीब बनाता है उसके हाथों में कला कूट कूट कर देता है। मुझे तुम्हारी सिलाई बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं तुम्हें 30 के बदले 50,000 रुपए देती हूँ। और तुम बेफिक्र रहो, मेरे सोसाइटी में बहुत सी लेडीज हैं जिन्हें मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगी। शुक्रिया बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझ गरीब दर्जी पर भरोसा करके अपना महंगा लहंगा सिलने को दिया। आखिर में उस गरीब दर्जी माँ को उसकी सिलाई के मोल के पूरे 50,000 रुपए मिले, जिससे वो पाइपलाइन से निकलकर एक किराए का कमरा लेकर सर्दी के संसाधन भी खरीद लेती है। देखो रानी बेटी, तुम्हारी दर्जी माँ ने तुम्हारे लिए 4 दीवारी का कमरा ले लिया। अब हमें ठंड में और नहीं ठिठुरना पड़ेगा और ना कोहरे का कहर काटना पड़ेगा। माँ, क्या अब मैं स्कूल जा पाऊंगी? हाँ मेरी बेटी। अंत में गरीब दर्जी माँ ने अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला दिलाया और लगातार पूरे लगन से मेहनत करती चली गई। इस तरह गरीब दर्जी माँ बेटी का संकरा सफर मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चला जाता है। रोहतक में रहने वाली सुरेखा देवी के देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया जब वो माँ से सास बन गई। वो अपनी बहू बिनीता और बेटी इशिता में फर्क किया करती थी। ऐसे ही एक सुबह, अरे ओ महारानी, कहाँ मर रही है? सुबह के 7 बज गए मगर बहू रानी के पांव रसोई घर में नहीं पड़े। आ गई माँ जी, वो कल रात अनमोल जी बहुत देर से घर आए थे, इसलिए रात को सोने में बहुत देर हो गई थी। चुप कर करमजली, अपना दोष मेरे बेटे पर मढ़ती है। हाँ,
अरे अब मुझे निहार क्या रही है नाशपीटी? जाकर मेरे लिए चाय बना। सवेरे सवेरे सर में दर्द कर दिया। जी माँ जी, बस अभी बनाकर लाती हूँ। विनीता के लिए ये पहली बार नहीं था। उसे हर दिन यूं ही अपनी सास की जली कटी बातें सहनी पड़ती थी। कुछ देर बाद, अरे कहाँ रह गई कामचोर? अरे चाय बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी बना रही है? ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। अभी सुरेखा अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती हुई चाय की चुस्कियां ले ही रही होती है कि तभी उसकी बेटी इशिता अंगड़ाई लेते हुए बाहर आकर बोलती है, गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे उठ गई मेरी प्यारी बिटिया रानी। पर ये क्या, मेरी बिटिया रानी का चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? क्योंकि माँ, मेरे सारे स्वेटर पुराने हो गए हैं। आई नीड सम मनी माँ। बस इतनी सी बात? ये ले मेरी लाडो रानी, ये लॉकर की चाबी ले जा और अपने लिए सर्दियों की शॉपिंग कर लेना। वो माँ जी, मेरे पास भी सिर्फ एक ही सर्दी का स्वेटर है। अगर एक आधा स्वेटर और मंगा देती तो मेरी भी सर्दी कट जाती। बोली रे बोली, बहुरानी बोली। पता था मुझे कि तू बीच में जरूर टोकेगी। अरे मेरे पास क्या पैसे के पेड़ लगे हैं? जो है उसी में काम चला। सुन लिया ना आपकी सासू माँ ने क्या कहा भाभी? जो है जैसा है उसी में गुजारा भत्ता चलाओ। ऐसा ही समय बीतता है जिसके साथ सुरेखा का बहू बेटी का फर्क बढ़ता चला जाता है। एक शाम, अरे ओ बहुरानी, ये सायरा बानो बन के कहाँ जाने का इरादा है? वो माँ, दरअसल मैं सुरेखा को उसके मायके लेकर जा रहा हूँ। बेचारी कई महीनों से अपनी माँ से नहीं मिली ना। अरे बेटा बावरा हो गया है क्या? और तू बहू, अरे तेरे मायके में एक पाई की मिठाई तो मिलने से रही, फिर भी तू अपने पति की खिल्ली उड़ाने चली जा रही है। अरे यहाँ खाना कौन बनाएगा? घर कौन संभालेगा? माँ जी, बस आज की तो बात है, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। माँ, आज के लिए खाना इशिता बना देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अनमोल ऐसा बोल ही रहा होता है कि फोन पर बात करती हुई इशिता कहती है, हाँ हाँ, बस निकल रही हूँ। अरे वाह, ये ड्रेस तो मेरी बेटी के बादामी रंग पर एकदम जच रही है। इतिशा, तुम कहीं जा रही हो बेटी? हाँ माँ, आज पल्लवी के घर पर बर्थडे पार्टी है, बस वही जा रही हूँ। सुबह तक ही आऊंगी। हाँ हाँ जा मेरी बच्ची, आराम से आना। बाय माँ। इशिता को जाता देखकर बहू के मुंह पर पड़ी चुप्पी की चपट टूट जाती है और वो बोलती है, वाह माँ जी, मेरी ननद के आधे अधूरे पहनावे के साथ भी आपने उन्हें पार्टी में जाने की इजाजत दे दी और मुझे मेरे मायके जाने के लिए भी मना कर रही हैं। इतना फर्क क्यों? इसलिए कि वो आपकी बेटी है और मैं बहू, इसीलिए सारी बंदिशें बहू पर ही लगाई जाती है। बहू के जुबान से करारा जवाब सुनकर सास का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है, बेशर्म, अपनी सास से ऊंचे आवाज में बात करते शर्म नहीं आ रही तुझे? मैंने एक बार मना कर दिया तो बस, तू मायके नहीं जाएगी। शादी के बाद बहू की पहली जिम्मेदारी ससुराल को संभालना होता है। अब जाकर रात के खाने की तैयारी कर। ऐसा बोलकर सुरेखा कमरे में चली जाती है और विनीता रोते हुए रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। सुरेखा, अरे ओ सुरेखा, कहाँ बैठी है? इतिशा के कमरे में आजा विमला, वही हूँ। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है बिटिया पर। कभी थोड़ा प्यार अपनी बहू पर भी दिखा दिया कर, बेचारी वो भी किसी की बेटी है। तू फिर बहू बेटी का राग अलापने लगी? कितनी बार बोलूं तुझे विमला कि बहू को ससुराल की बंदिशों में रखने में ही समझदारी है, वरना हर दूसरे दिन उसके कदम मायके में मिलेंगे। और वैसे भी बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे जा, तू सास से माँ नहीं बन पा रही तो कहाँ नजर आएगी तुझे बहू में बेटी? खैर छोड़, इतिशा के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता हाथ लगा है। तू बोल तो बात बढ़ाऊं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर घर बार अच्छा हुआ तो चट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी। ठीक है फिर। समय बीतता गया। कुछ ही दिनों के बाद इशिता की शादी एक रईस घर में हो जाती है और विदाई के समय, समधन जी, मैंने मेरी बेटी को फूल के जैसे पाला है, इसका ख्याल रखिएगा और फिक्र मत कीजिए समधन जी। अब आपकी बेटी मेरी बहू है। अब अगर आप माँ बेटी का भरत मिलाप हो गया हो तो इजाजत दीजिए। और इस तरह इशिता अपने ससुराल चली जाती है। 2 दिन बाद, माँ जी, चाय पी लीजिए। ले जा अपनी ये चाय, मुझे नहीं पीनी। मेरी बेटी तो तेरे गले का फास थी ना, जब देखो उसकी खुशियाँ देखकर जलकोकड़ी भाभीियों के जैसे जलती भुनती रहती थी। आज भी जलने को तैयार रहना,
आ रही है मेरी बेटी अपनी माँ से मिलने। बहू सास की बात का कोई जवाब नहीं देती। सुरेखा सारा दिन पल के बिछाए अपनी बेटी के आने का इंतजार करती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। माँ जी, इतनी शाम हो गई। अगर ननद जी को आना होता तो वो आ चुकी होती। झूठ बोल रही है तू। जरूर मेरी बेटी रास्ते में फंस गई होगी। मुझे उससे बात करनी है। ये बोलकर सुरेखा अपनी बेटी को फोन लगाती है। हेलो इतिशा बेटी, मैं बोल रही हूँ, तेरी माँ। तू आ रही है ना मुझसे मिलने? समधन जी, मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि उसकी सास इंदुमती बोल रही हूँ। मैं इतिशा से बात कराती हूँ। हेलो माँ। बेटी, मुझे तेरी बड़ी याद आ रही है। तू घर आ जा। माँ, मेरा अभी आना मुमकिन नहीं क्योंकि मैं अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ। और वैसे भी अब वो मायका मेरे लिए मायने नहीं रखता। प्लीज अब मुझे परेशान मत करना। बाय। अपनी बेटी के ऐसे बर्ताव से सुरेखा के मन में बीते दिनों की छवि उभर आती है। क्या हुआ माँ जी? क्या कहा इतिशा ने? तेरी ननद ने अपनी माँ को भुला दिया बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आज आप अपनी बहू को अपनी बेटी मान लीजिए। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर हम खूब गप्पे लड़ाएंगे। बीते दिनों के साथ सुरेखा अपने बहू के मिलनसार व्यवहार में घुल मिल जाती है। वो हर दिन साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते घंटों बातें करती। अब सुरेखा का मन पूरी तरह से पसीज चुका था। और एक दिन, माँ जी, ये देखिए, आज आपकी बहू बाजार से आपके लिए रबड़ी जलेबी लाई है। बहू, तुझे मालूम था कि मुझे ये पसंद है? माँ जी, जिस दिन मैं आपकी बहू बनकर इस घर में आई थी, उस रोज से मैंने आपकी सभी पसंद का तकाजा कर लिया था, क्योंकि मेरे लिए आप सास नहीं माँ है। बस आप ही मुझे बहू से बेटी ना बना सकी। सच बोल रही है तू बहू। अपनी बेटी को प्यार दुलार देने के मोह में मैं ये भूल गई थी कि मैं तुझे बहू नहीं बेटी बनाकर लाई थी। मगर कब सास बन गई समझ ही नहीं आया। पहले दिन से तुझे पराए घर से आने का ताना दिया, आज तू ही मेरे साथ खड़ी है। अब से तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। ये घर तेरा ससुराल नहीं बल्कि मायका है। ये सुनकर विनीता की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगती है और बहू बोलती है, शुक्रिया माँ जी, आज आपने इस बहू को बेटी बनाकर वो मान दिया है जिसकी उम्मीद लेकर हर लड़की अपने मायके से ससुराल आती है। कड़वा कथन, मगर एक तरफा निभाए जाने वाले रिश्ते का बोझ अक्सर बीच राह में ढह जाता है। समाज में आज भी ये कहावत है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, मगर क्या सास बहू के लिए माँ बन पाती है? सोमपुर गांव में साल पुराना एक पोखर है जहां गांव की सभी औरतें एकजुट होकर नहाती हैं। गंगा की बहू और बेटी पायल और निकिता भी उन्हीं में से एक है। नाचे पनघट पर मैनका, नाचे पनघट पर मैनका। कितना सुकून देता है ये पोखर का ठंडा ठंडा पानी। सचमुच भाभी, अगर गांव में ये पोखर ना हो तो हम लड़कियों का तो नहाना धोना दो बार हो जाए। हाँ ये तो है। और फिर पोखर में नहाते समय ही तो हम सखी सहेलियां बातें करती हैं। वैसे काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद सभी महिलाएं पोखर से नहा धोकर अपने घर चली जाती हैं। कुछ देर बाद, बहू आ रही हो पायल बहू, जरा जल्दी से मुझे चाय ला कर दे दे। अरे ओ मेरी बहरी बहू, सास की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? तुझे हाँ ना में जवाब तो दे। बस आई माँ जी, ये लीजिए आपकी पसंदीदा गर्मा गर्म अदरक इलायची की चाय। इसके बाद बहू रसोई के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भोर होते ही नहाने के लिए पोखर की ओर निकल पड़ती हैं। फिर एक रोज गांव में रहने वाले अवनीश का शहरी दोस्त रॉकी गांव में आता है। अरे आओ आओ रॉकी, इस गांव में तुम्हारा स्वागत है। अरे ये क्या अवनीश, इतने सूखे तरीके से स्वागत कर रहा है तू मेरा? मुझे तो लगा कि तू गांव की कोई गोरिया लेकर आएगा। अरे जरा सब्र कर मेरे दोस्त, चल गांव चलते हैं। अवनीश झटपट से रॉकी का लगेज उठाकर रॉकी के साथ खेत खलिहानों के रास्ते घर की ओर बढ़ता है। तभी अचानक रॉकी के कानों में लड़कियों के हंसने की आवाज पड़ते ही उस शैतान के कान खड़े हो जाते हैं। अरे अवनीश, ये किस कोयल की आवाज है? अरे ये पास ही एक पोखर पड़ता है, ये आवाज वहाँ नहा रही औरतों और लड़कियों की है। अरे फिर तो आंखें सेकना बनता है मेरी जान। क्यों नहीं, मगर अभी नहीं कल। रॉकी के दरिंदे दिमाग में पोखर में नहाने वाली लड़कियों की छवि खींचने लगती है। देर रात जागता हुआ वह फुसफुसाता है, बस जल्दी से ये रात कट जाए,
ताकि सवेरा होते ही मैं अपनी आंखें सेक सकूं। कितना मजा आएगा। अगली सुबह माँ, मैं और भाभी पोखर पर नहाने जा रही हैं, ठीक है? अरे ठहरो जरा। क्या हुआ माँ जी, आपका चेहरा किस चिंता में उथल पुथल हुआ जा रहा है? बहू, कल रज्जो बता रही थी कि गांव में कोई शहरी बाबू आया है। इन परदेसियों का कोई भरोसा नहीं। तुम दोनों ननद भाभी सतर्कता से नहाना। ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। दोनों ननद भाभी नहाने के लिए पोखर पर आ जाती हैं। रॉकी और अविनाश एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें नहाते हुए देख रहे थे। अरे अवनीश, इस गांव की गोपियां तो एकदम जबरदस्त है, मगर इनकी गोरी बाहों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तू ना एक नंबर का ठरकी है। अब जल्दी चल, वरना किसी ने देख लिया तो जमीन में गाड़ देंगे। ऐसा क्यों भला? क्योंकि इस पोखर पर मर्दों के मडराने पर पाबंदी है। यार, ये बटर स्कॉच कौन है? रे, ये दोनों ननद भाभी हैं। निकिता इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। इसे देखकर सभी लड़कों की नीयत फिसल जाती है, मगर ससुरी टेढ़ी खीर है। कुछ ही देर के बाद दोनों वहां से चले जाते हैं, मगर रॉकी के दिमाग में निकिता की नहाती हुई छवि नशा बनकर दौड़ने लगती है। वह रात भर शिकारी की तरह सोच में डूबा रहता है। ऐसा क्या करूं कि वो टेढ़ी खीर मेरे मंसूबे को पूरा करने को खुद ब खुद मजबूर हो जाए। अचानक रॉकी की नजर उसके कैमरे पर घिर जाती है और वह कहता है, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अगली सुबह। अरे पायल भाभी, क्या बात है, आज आप नहाने नहीं चलेंगी क्या? नहीं निकिता, आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। जाओ तुम जाकर नहाओ। चुलबुली निकिता अकेले ही नहाने के लिए चली जाती है। तभी रॉकी निकिता को नहाते हुए कैमरे में कैद कर लेता है। फंस गई चिड़िया पोखर के पिंजरे में। रॉकी की हंसी सुनकर निकिता जल्दी से कपड़े पहनकर घर की ओर भागने लगती है। तभी रॉकी उसे घेर कर कहता है, कहाँ जा रही हो मेरी जाने बहार? एक नजर इस कैमरे पर तो डाल लो, कितनी अच्छी लग रही हो तुम इसमें। खुद को कैमरे में कैद देखकर निकिता की आंखें नम हो जाती हैं और वह थरथराती हुई कहती है, तुम शहरी हमेशा हम गांव देहात वालों के साथ दगाबाजी करते हो। अभी के अभी मेरी इस वीडियो को मिटाओ, वरना। देखो दिलरुबा, ये धमकी देना बंद करो, वरना ऐसा न हो कि पूरी दुनिया तुम्हें नहाते हुए देखे। अगर मैंने ये वीडियो वायरल कर लिया तब क्या होगा? रॉकी की बातें सुनकर निकिता अंदर ही अंदर चिंता के मारे घुलने लगती है। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और उसकी जुबान से एक शब्द निकलता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं बस तुम्हारी खूबसूरती खत्म करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो ये वीडियो मिटा दिया जाएगा। जमाने में अपनी बड़ी बदनामी से बचने के लिए निकिता खुद को रॉकी के हाथों सौंप देती है। मैंने तुम्हारा कहा कर दिया, अब तुम ये वीडियो मिटा दो। मिटा दूंगा मेरी जान, मगर सही समय पर। बस ऐसे ही मुलाकात करती रहना। उस शाम निकिता जब घर पहुंचती है तो उसका अस्त व्यस्त भेष देखकर उसकी भाभी बिना पलक झपकाए उसे देखती हुई कहती है, अरे क्या हुआ निकिता, आज नहाने में बड़ी देर लगा दी? कोई सहेली मिल गई थी क्या? भाभी का सवाल सुनकर निकिता की आंखें भर जाती हैं और उसकी नजरें नीची हो जाती हैं। देख गंगा और पायल का चेहरा चिंता के मारे पीला पड़ जाता है। निकिता, सब ठीक तो है ना? बोलो, कुछ तो बोलो, तुम्हारी खामोशी हमें खाए जा रही है। निकिता फूट फूट कर रोते हुए अपनी भाभी और माँ को सारा वाकया बताती है। चुप कर, बैठी दीवारों के भी कान होते हैं। अगर ये बात जमाने में फैल गई तो कोई भी तेरी बाह नहीं थामेगा। इस बात को दबाने में ही बेहतरता है। माँ जी, अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो न जाने कितने घरों की निकिता का दामन रॉकी जैसे दरिंदे का शिकार होगा। हमें कुछ सोचना होगा। तीनों ननद भाभी मिलकर जाल बिछाती हैं। अगली सुबह निकिता पोखर पर नहाने पहुंचती है। तभी रॉकी जैसे वह पहुंचता है, सास बहू से मारकर जमीन पर ढेर कर देती है। अरे मत मारो मुझे, अरे छोड़ दो मुझे, बचाओ, अरे बचाओ। छोड़ दे तुझे? ऐसे कैसे छोड़ दे? हम जानती थी कि तू यहाँ जरूर आएगा, इसलिए हम सास बहू ने तेरे लिए यहाँ जाल बिछाया था। ठहरो गंगा, जी तो करता है कि हलक से तेरी जान खींच लूं कमीने, मगर तूने जो हमारे गांव की इज्जत पर हाथ डाला है उसकी सजा तुझे भोगनी होगी। अब तुझे इस लड़की का हाथ थामना होगा। नहीं सरपंच काका, मैं इस दरिंदे के गले में वरमाला नहीं बल्कि हथकड़ी देखना चाहती हूँ। नहीं, मुझे जेल मत भिजवाओ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मैं अपना जीवन जेल में नहीं बिताना चाहता। तुम जैसे दरिंदों की यही सजा है। तुम जैसे हैवानों के कारण हम जैसी लड़कियों का रोशनी भरा जीवन अंधेरी में खो जाता है। पूरा गांव निकिता की सोच का समर्थन करता है, जिसके बाद पुलिस
रॉकी को अपनी हिरासत में रखता है। उसे अपनी सारी उम्र जेल में बिताना पड़ता है। लोगों के सहयोग से अब गांव की सरजमीन पर बाथरूम बन चुका है। कोई भी औरत पोखर, तालाब और नदी पर नहीं नहाती और अब निकिता अपनी भाभी और माँ के साथ खुशी खुशी रहती है। चाची जी मत मारिए, चाची जी हमें बहुत दर्द हो रहा है। चाची जी आय माँ, आय आय चाची जी मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रेशमा मेघा और पारुल को बहुत मारती है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हारी गलती की सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी ना। आखिरकार इतना भारी नुकसान जो किया है तुमने घर के अंदर। एक गलती से फूलदान ही तो टूटा है चाची जी, उस फूलदान के चक्कर में हमें मार ही डालोगी। अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, अभी बताती हूँ तुम दोनों को। रेशमा मेघा और पारुल को बहुत मारती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बेचारी मेघा और पारुल रोते हुए एक दूसरे के आंसू पोंछने लगती है। चुप हो जा बहन, देवी माँ सब कुछ देख रही हैं। एक दिन वह हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों का इंसाफ जरूर करेंगी। दोनों बहनें रोते हुए आंगन में लगे हुए तुलसी के पेड़ के पास जाकर पूजा करने लगती हैं। देवी माँ, आपने हमें क्यों जिंदा छोड़ दिया? हमारे माता पिता की तरह हमें भी अपने पास बुला लेती। मेघा तुलसी के पास एक दिए में जोत जलाती है, जिसके बाद दोनों बहनें घर का काम करने के लिए चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रेशमा अपने पति नरेंद्र से कहती है, अरे और कब तक झेलना पड़ेगा हमें इन दोनों लड़कियों को? अरे जब तक ये दोनों 18 साल की नहीं हो जाती तब तक तो झेलना ही होगा, क्योंकि 18 साल के होते ही प्रॉपर्टी इनके नाम होगी और इनके नाम होते ही हम वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे और उसके बाद हम इन दोनों को रास्ते से साफ कर देंगे। रेशमा और नरेंद्र दोनों ही बेचारी पारुल और मेघा को मारने का सोच रहे होते हैं। वहीं रेशमा दिन प्रतिदिन बेचारी मेघा और पारुल के ऊपर अत्याचार करती रहती है। एक दिन अचानक से बर्तन धोते हुए उन दोनों से कांच की प्लेट टूट जाती है, जिसके चलते रेशमा उसे बुरी तरह मारती है। मेरी बहन चुप हो जाओ, हमारा इस दुनिया में साथ देने वाला कोई नहीं है। जिनकी हम सुबह शाम पूजा करते हैं, क्या उन्हें हमारे दुख दर्द दिखाई नहीं देते? आज मैं उनसे जवाब लेकर ही रहूंगी। पारुल और मेघा तुलसी माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और रोने लगते हैं। देवी माँ, क्या आपको हमारे ऊपर जरा भी तरस नहीं आता? क्या आपके अंदर की इंसानियत हमारे लिए सो गई है? आज हम दोनों बहनें आपसे जवाब मांगती हैं, आखिर क्यों हमारे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं? उन दोनों के इतना कहते ही तुलसी के पेड़ से देवी माँ निकलकर प्रकट होती हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अब तुम चिंता मत करो। आज के बाद तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुम दोनों को एक वरदान देती हूँ। आज के बाद जब भी तुम दोनों रोओगी तो तुम्हारी आंखों से हीरे और सोने के गहने निकलेंगे। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद पारुल की आंखों से हीरे निकलने लगते हैं, तो उसकी बड़ी बहन मेघा की आंखों से सोने की ज्वेलरी निकलने लगती है। बहन जरा ये सब देखो, देवी माँ का वरदान सच निकला। हमारे आंसुओं से हीरे और सोने की ज्वेलरी निकल रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आखिर हमारे आंसू जादुई आंसू कैसे बन सकते हैं? उस दिन के बाद से जब भी रेशमा मेघा और पारुल को मारा करती, उसके जाने के बाद मेघा और पारुल के आंसुओं से सोने की ज्वेलरी और हीरे निकलने लगती। ऐसे ही एक दिन खाना बनाते बनाते बेचारी पारुल से रोटियां जलने लगती हैं। ये सब रेशमा देख लेती है। क्यों रे कलमुही करम जली, राशन क्या तेरा बाप भर के गया था इस घर के अंदर जो तू वीरान कर रही है? अभी रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। रेशमा बेचारी पारुल का हाथ गरम गरम तवे के ऊपर रख देती है, जिसके बाद पारुल का हाथ बुरी तरीके से जलने लगता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। आई माओई, चाची जी मेरा हाथ बुरी तरह जल रहा है, मुझे छोड़ दो चाची जी, अब मैं दोबारा रोटियां नहीं जलाऊंगी। कान खोल कर सुन ले लड़की, अगर तूने दोबारा रोटियां जलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर रेशमा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पारुल रोने लगती है। उसके रोते ही उसकी आंखों से हीरे निकलने लगते हैं। पारुल उन सभी हीरो को इकट्ठा कर लेती है और उन्हें अपनी बहन मेघा के पास ले जाती है। चाची जी ने मेरा हाथ जलते हुए तवे पर रख दिया, जैसे ही मैं रोई मेरी आंखों से हीरे निकलने लगे। हम इन हीरे और सोने का इस्तेमाल गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने में करेंगे। तुम सही कहती हो, लेकिन उससे पहले हम अपने लिए नए कपड़े खरीदेंगे, हमारे कपड़े पूरी तरह फट गए हैं।
मेघा अपनी बहन पारुल की बात मान लेती है, जिसके बाद वो अपने और अपनी बहन पारुल के लिए नए कपड़े लेकर आती है। दोनों बहनें नए कपड़े पहनकर बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो दोनों सोना और हीरे लोगों में बांट देती है। हमारे इस जादुई आंसू की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद होगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। माँ और पिताजी ऊपर से हमें देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। दोनों बहनें गरीब लोगों की मदद करके वापस घर लौट आती हैं। उनके घर लौटने के बाद रेशमा उन दोनों के बाल पकड़ लेती है और उनसे कहती है, तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे पास नए कपड़े कहाँ से आए? चाची जी, ये कपड़े हमें एक भले इंसान ने दिए थे, वो बहुत अमीर था। ये सुनकर रेशमा उन दोनों के बाल छोड़ देती है। जाओ जाकर घर के काम कर लो। ऐसा कहकर वो उन्हें भेज देती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, इस बात का मुझे पता तो लगाना ही होगा। रेशमा पारुल और मेघा के ऊपर नजर रखने लगती है। एक दिन मेघा से प्रेस करते करते रेशमा की नई साड़ी जल जाती है, जिसे देखकर रेशमा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ये भगवान, तूने मेरी 5,000 रुपए की साड़ी चुटकी में जला दी। तेरी इतनी हिम्मत, रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। रेशमा जलती हुई प्रेस मेघा की कमर के पीछे लगा देती है, जिससे उसकी कमर जल जाती है। मेघा रोने लगती है। तभी वहाँ पारुल भी आ जाती है और अपनी बहन के साथ ये अत्याचार होते हुए देख वो अपनी बहन के लिए रेशमा के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। चाची जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन मेघा को छोड़ दो चाची जी। बहुत तरस आ रहा है तुझे तेरी बहन पर, रुक जा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। रेशमा पारुल की कमर के पीछे भी गरम गरम प्रेस लगा देती है, जिसके बाद पारुल भी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। दोनों बहनें एक साथ दुख में रोने लगती हैं। उनके रोते ही पारुल की आंखों से हीरे निकलने लगते हैं, तो मेघा की आंखों से सोने की ज्वेलरी निकलने लगती है। ये सब देखकर रेशमा अचानक से हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, सोना हीरे, क्या ये सब सच है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम दोनों बहनों के आंसुओं में ये जादू कहाँ से आया? तभी वहाँ पर नरेंद्र भी आ जाता है, जिसके बाद उसके मन में सोना और हीरे देखकर लालच आ जाता है। नरेंद्र और रेशमा जैसे ही सोना और हीरे उठाने जाते हैं, सोना और हीरे उठाते ही उनके हाथ आग से जलने लगते हैं। अरे मेरे हाथ जल रहे हैं, कोई मुझे बचाओ, मेरे हाथ जल रहे हैं। अरे अरे, मेरे भी हाथ जल रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? आखिर हमारे हाथ क्यों जल रहे हैं? तभी मेघा अपने दोनों हाथ जोड़कर तुलसी के पेड़ के सामने खड़ी हो जाती है। देवी माँ, हमारे चाचा चाची को छोड़ दो, हमारा उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी वहाँ पर देवी माँ प्रकट होती है। जिन्होंने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, तुम उन्हें बचाना चाहती हो? देवी माँ, हमारे माता पिता के मरने के बाद हमारे चाचा जी चाची जी हमारे लिए हमारे माता पिता हैं, आप उन्हें कुछ मत कीजिए। ये सुनते ही नरेंद्र और रेशमा को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो दोनों रोने लगते हैं। तभी उनके हाथों की आग भी बुझ जाती है। रेशमा और नरेंद्र दोनों पारुल और मेघा के पैरों में गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, तुमने मुझे अपनी माँ समझा और मैंने तुम्हें नौकरानी। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूंगी। अरे नहीं चाहिए मुझे कहीं धन दौलत और न ही कोई संपत्ति। मैं तुम दोनों बहनों की सेवा करके अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो बच्चियों, मुझे माफ कर दो। मेघा और पारुल अपने चाचा चाची को माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद से मेघा और पारुल अपने चाचा और चाची के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सौम्या संकेत गर्मी में बड़ी दूर से चलकर आ रहे थे कि तभी कहते हैं, अरे संकेत, कितनी गर्मी हो रही है यार, ना तो पानी है और नहाने का भी मन कर रहा है। मैं भी तुमसे अभी यही कहने वाला था, अगर मुझे यहाँ पर कोई नदी या तालाब दिख गया तो हम थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है। दोनों जैसे ही कुछ दूर आगे जाते हैं कि उन्हें सन्नाटेदार नदी मिलती है, जिसके आसपास एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा था, सिर्फ वह शांत नदी थी। अरे देखो, सामने है वही नदी, चलो वहाँ जाकर पानी भी पी लेंगे हम। ठीक है, जल्दी चलो, गला सूख रहा है मेरा। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं कि एक गंदा सा दिखने वाला आदमी कंबल ओढ़े हाथ में लालटेन लिए कहता है, वहाँ मत जाओ, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। कोई नहीं जाता है इस नदी की ओर, मत जाना। वो आएगी और तुम मारे जाओगे। चले जाओ दूर यहाँ से। संकेत बचाओ, भूत 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 भूत, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे
कौन हो आप? हटो हटो मेरी बीवी से। आखिरी बार समझा रहा हूँ, मत जाओ, तुम्हारे लिए विनाशकारी है इससे आगे बढ़ना। मार डालेगी वो तुम्हें मार डालेगी। इस नदी में यहाँ नहाना मना है। जरूर यहाँ कोई खजाना होगा या कोई गैर कानूनी काम चल रहा होगा जो तुम हमें मना कर रहे हो। हम तो यहाँ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मत जाओ। हाँ, शापित जगह है, आज तक कोई नहीं बच पाया है। संकेत वापस चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जगह सही नहीं लग रही है, वैसे भी शाम होने को आई है। वो तो नॉनसेंस सौम्या, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब अंधविश्वास होता है। मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें बताना मेरा फर्ज था। आगे तुम और वो चुड़ैल ही जाने। अरे भागो। ये कहकर वह कंबल ओढ़े आदमी 9-2-11 हो जाता है। संकेत अपनी पत्नी को संभालते हुए नदी की ओर पानी भरने के लिए बढ़ता है कि एक डरावना हाथ उसे नदी में अपनी ओर अंदर खींच लेता है। वो ऊपर आने की कोशिश करता है मगर वो चुड़ैल उसे नदी में समा लेती है। सौम्या भी नदी में उतरकर स्नान करने लगती है। इतने में काली परछाई उसके पीछे से आती है। उसे धीरे धीरे डर लगता है। वो मुड़कर देखती है तो चुड़ैल उसका गला पकड़कर कहती है, तू जानती नहीं है क्या, नदी में आना और नहाना दोनों मना है। या तूने वो बोर्ड नहीं देखा था? अब तो आ गई है, तुम मरने के लिए तैयार हो जा। संकेत बचाओ मुझे, चुड़ैल बचाओ। सौम्या की आवाज कोई और सुनता इतनी में चुड़ैल उसका गला पकड़कर नदी के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वह दोनों मर जाते हैं। आखिर यह नदी श्रापित कैसे थी और क्यों उस चुड़ैल ने उस पर कब्जा किया था? क्यों वह लोगों को मारती थी? पूरी बात जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो दोनों बाहर से आए थे, इसलिए गांव के लोगों को उनकी मरने की खबर नहीं पड़ती है। 2 दिन बाद गांव में केशा और चांदनी नाम की लड़कियां अपनी सखियों से बात करते हुए कहती हैं, हमारे पास का तालाब तो खराब सा हो गया है, हम ना गांव के बाहर वाली नदी में चले। हाँ, केशा बिल्कुल ठीक कह रही है, वहाँ जाकर एक साथ स्नान करेंगे तो अलग ही मजा आएगा। और कोई है भी नहीं वहाँ, वो शांत जगह है। अरे तुम उसी वाली नदी की बात कर रही हो जो जंगल के पास ही है और इस गांव के बाहर भी? तुम्हें पता है वो नदी शापित है, वहाँ जाना सही नहीं है। हाँ चांदनी केशा भाग जाओ, हम सबके लिए सही नहीं है, वहाँ एक चुड़ैल का वास है। ओहो, आजकल के जमाने में तुम कैसी अंधविश्वास वाली बातें करती हो। हाँ केशा बिल्कुल ठीक कहती है, चलो ना तुम सब वहाँ। ठीक है चलते हैं। रेखा अपनी माँ रोहिणी को बताकर उन दोनों लड़कियों के साथ चली जाती है। रोहिणी के रोकने पर भी उसकी बेटी नहीं रुकती। चारों लड़कियां उस नदी पर पहुंच जाती हैं स्नान करने के लिए। जैसे ही सारी लड़कियां आगे जाती हैं तो उस नदी में तेज तूफान का बवंडर आता है, जिसमें वह प्रीता और चांदनी को ले डूबती है। कोई बचाओ, बचाओ कोई। मैंने तुम लोगों को मना किया था ना, देख लिया इसका नतीजा। अब क्या होगा हमारा, हम सब मर जाएंगे। केशा भाग यहाँ से। जानती नहीं हो क्या, इस नदी में नहाना मना है। ये तुम लोगों के नहाने के लिए नहीं है, ये मेरी जगह है। अब तुम लोग यहाँ आए हो तो वापस तो जा नहीं पाओगे। यहाँ से कभी कोई वापस नहीं जाता। रेखा चल यहाँ से। वो दोनों नदी से बाहर भागकर जाते हैं कि चुड़ैल दोनों के सामने आ जाती है और दोनों के पैर पकड़कर घसीट के उन्हें अपनी नदी में समा लेती है, जिसके बाद वह चारों लड़कियां गायब हो जाती हैं। उन चारों के माता पिता रो रो कर उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी रेखा की माँ उन सबको नदी के पास जाने की बात बताती है। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम्हें पता था तुमने लड़कियों को रोका क्यों नहीं? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं मानी। अब मैं अपनी बेटी को लिए वापस जा रही हूँ। नहीं तुम मत जाओ, इस गांव पर खतरा आ सकता है। अरे मुझे मेरी बेटी वापस लानी है। सब लोगों ने उसे जकड़ लिया था। उसका बेटा नरेन दूर खड़ा रहकर कहता है, मेरी बहन और बाकी सब लड़कियां यहाँ से वापस नहीं लौटी हैं। मुझे जाना ही होगा। आखिर वो सभी शापित क्यों है जो चुड़ैल वहाँ किसी को आने नहीं देती। ऐसा कहकर वो उस नदी के पास जाकर चिल्लाते हुए कहते हैं, सामने आओ, मेरे जो भी हो तुम सामने आओ। तुमने हमारे गांव की सारी लड़कियों को अपने पास कैद कर लिया है, न मेरी बहन भी है। वापस करो मेरी बहन को, मेरे सामने आओ बुज़दिल चुड़ैल। उसके ये कहते ही नदी में बुलबुले से उठने लगते हैं और वह चुड़ैल बाहर आकर कहती है, क्यों आया है तू यहाँ? चला जा वापस, लौट जा।
इस नदी में एक बार जो आ जाए वो वापस कभी नहीं लौटता। इस जिंदगी में मर चुकी है तेरी बहन। अरे मार डाला तुमने मेरी बहन को। क्यों मारा है? क्या मिलता है तुम्हें लड़कियों को मारकर? सुनना चाहते हो तो सुनो। काली शक्तियों को बस में करने वाली मैं एक तरह की पिशाचिनी थी। मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए मैं इस नदी में आकर स्नान कर रही थी, क्योंकि उस समय इस नदी को बहुत माना जाता है। मैं बहुत खुश होकर नदी में पानी को बार बार उछाल कर नाचते हुए गाते हुए स्नान कर रही थी। आज ब्लू है पानी 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 और दिल्ली सानी 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 सानी। आ जाओ ऑन द बीच यार, फोटो मेरी खींच। फूटी किस्मत होगी तेरी घर तूने ये बात न मानी। आहा आहा। चुड़ैल अपनी खुशी में इतनी मगन होती है कि उसकी पानी की छींटें तपस्या करते हुए बाबा पर पड़ जाती हैं, जिनकी अचानक से आंखें खुलती हैं और कहते हैं, इसने किया ये, मेरी तपस्या को भंग करके वो पापी नहीं बचेगा। अभी पता लगाता हूँ। वो तपस्वी बाबा अपना ध्यान करके शौरवी चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और अभिमंत्रित भस्म फेंक कर उसे शक्तियों में जकड़कर कहते हैं, अच्छा तो तू है वो पापी जिसने मेरी कड़ी मेहनत की तपस्या को भंग कर दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस नदी में तू स्नान कर रही थी उसी नदी में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएगी। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे श्राप मुक्त कर दीजिए। असंभव, अब तो मुक्त नहीं हो सकती। पर हाँ, अगर कोई फिर लड़का तेरी आंखों में प्यार से देखे तो तू जरूर मुक्त होगी। बाबा के ये कहते ही वह खूबसूरत चुड़ैल बदसूरत बनकर उस नदी में खींची चली जाती है और हमेशा के लिए उस नदी में रहती है। इसलिए बदले में मैंने वहाँ किसी को भी नहाने नहीं दिया। जो भी आता था मैं उसे मार दिया करती थी। मेरी कोई ज्यादा गलती नहीं थी। मैंने माफी मांगी थी उस समय में। तुमने गलत तो किया है, इधर आओ। नरेन उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहता है, देखो, तुमने सबके परिवार को तो मार दिया, कम से कम बाकी लोगों को छोड़ दो। इस नदी में कब तक लोगों को कैद करोगी? जैसे तुम्हारे साथ हुआ और तुम्हें सजा मिली, वैसे तुम हम सब के साथ कर रही हो। मेरी बात मानो, इस नदी से चली जाओ तो मुक्त भी हो जाओगी। उसकी बातें सुनकर एक तेज रोशनी में चुड़ैल श्राप से मुक्त होकर अपने असली सौंदर्य रूप में आकर कहती है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। तुम्हारे कारण मैं इस श्राप से मुक्त हो पाई, उसके लिए शुक्रिया अदा। अब इस नदी पर कोई भी आ सकता है। ऐसा कहकर शौरवी पिशाचिनी धुआं बनकर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है और सब लोग उस नदी पर आकर पहले की तरह रहने लगते हैं।